स्कूल के समय में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वरना बाद में उस पर कोई और ध्यान नहीं देगा। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, अभी आप सभी स्कूल पे पढ़ रहे हैं और ये अपना आप लोगों की लाइफ़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है कि आप अच्छे से अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने करियर पर फ़ोकस करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी आप सभी की क्लासेस की पढ़ाई चल रही होगी, कुछ लोगों की एग्ज़ाम्स हो गई होंगी और कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स का भी वो वेट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके स्कोर्स अच्छे होते हैं, जिनका एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छा होता है, बट किसी कारण से वो आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। या तो उनको पढ़ाई रोक देनी पड़ती है या फिर उनके जो पसंदीदा सब्जेक्ट्स होते हैं या जिस एरिया में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस एरिया में वो अपना करियर नहीं बना सकते हैं। और वो कारण होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके घर की पारिवारिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो आपके घर के जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके स्कूल की फीस या वो रिसोर्सेज़ आपको अफ़ोर्ड कर सकें। और इसका नतीजा ये होता है कि आपको अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने मन को मार कर आपको किसी और करियर में अपना किसी और डोमेन में अपना करियर बनाना पड़ जाता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर दोस्तों मैं आज इंस्पायरो जो हमारा चैनल है उसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जो हमारा इंस्पायरो चैनल का ये सीरीज़ है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम इन इंडिया, मैं इसमें आप लोगों का आज स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम चालू करते हैं, शुरू करते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज इस वीडियो में क्या है। दोस्तों जो बच्चे जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, अच्छा पढ़ाई-लिखाई करते हैं, एकेडमिक्स रिकॉर्ड हैं, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी भारत की सरकार है वो और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो साल में एक बार ऐसे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का आयोजन करते हैं या एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जिसमें आप पार्टिसिपेट करके और अच्छा स्कोर लाकर आप भी अपने आने वाले जो फ्यूचर है, अपने करियर हैं, उनका राह आसान कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो वैसे तो है बहुत सारे, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो होता है जैसे इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम होता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप इसरो इसरो आपकी पूरी पढ़ाई-लिखाई का खर्चा वहन करता है और आने वाले जो भी उनके कॉलेज या डॉक्टरेट तक के वो पूरा आपको वो खर्चा देता है, साथ ही साथ इसरो में आपकी जॉब भी वहाँ सुनिश्चित हो जाती है। दूसरा जो सबसे फ़ेमस है वो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जिसको हम कि हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको एनटीएसई बोला जाता है। इसके बाद आता है आशीर्वाद स्कॉलरशिप आ जाता है, उसके बाद होता है ज्योति कलश स्कॉलरशिप, फिर आ जाता है सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप होता है। ये ऐसे पेरेंट्स के लिए होते हैं जिनके यहाँ केवल एक ही लड़की होती है, मतलब उनके फैमिली में हस्बैंड वाइफ और एक लड़की, तो ऐसी बच्चियों के लिए भी एक सीबीएसई जो है एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज़ करता है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। एचडीएफसी बैंक का खुद का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसको कि एचडीएफसी एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप बोला जाता है। इसके साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है जिसको कि केसीएमईटी टेस्ट बोला जाता है। तो ये तो कुछ बहुत ही वेल नोन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, लेकिन इसके साथ-साथ और भी ढेर सारे ऐसे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हैं जिसको पार्टिसिपेट करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर लाकर अपने आने वाले स्कूल के या कॉलेज तक के या डॉक्टरेट तक की आपको पूरा का पूरा आपको स्कॉलरशिप इसमें से मिल जाया करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुत ही जो वेल नोन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है वो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। वैसे तो इस सीरीज़ में मैं आपको एक-एक करके सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं शुरुआत आज एनटीएसई नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम से करूँगा जिसको कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भी बोला जाता है। इसके बाद मेरे हर एक वीडियो डेडिकेटेड रहेगा एक-एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को, जैसे कि आज एनटीएससी के बारे में बताया, नेक्स्ट में हो सकता है इसरो के बारे में बताऊँ, उसके बाद एचडीएफसी एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप, तो एक-एक करके मेरे चैनल्स में ये सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे और मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको वो नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम से। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम एनसीईआरटी जो कि आप लोगों का एक एजुकेशनल कंट्रोलिंग काउंसलिंग होता है इंडियन गवर्नमेंट का, वो इसको ऑर्गेनाइज़ करता है और बेसिकली ये इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस
और सोशल साइंस मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और उसी में ही अपना हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे बताया है कि साइंस और सोशल साइंस में बच्चे ऐसे बच्चे जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो एनटीएससी जो एग्ज़ाम है, ये 2 स्टेज में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। पहला स्टेज होता है स्टेट लेवल का, मतलब राज्य स्तर पे होता है, जिसमें कि एग्ज़ाम आपका राज्य का जो कंट्रोलिंग एजुकेशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा देता है। और जो बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और स्कोर करते हैं और पास हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन स्टेज 2 के लिए हो जाता है। और स्टेज 2 जो होता है वो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ हो जाता है और यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको फिर वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। स्टेज 1 स्टेट लेवल पे होता है और स्टेज 2 जो होता है वो नेशनल लेवल पे हो जाता है। अब हम देखें कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो हमारा एनटीएससी एग्ज़ाम है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होता है या पात्रता क्या होती है? सबसे पहले ये होता है कि वो क्लास 10th में 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हो और जो उनका आखिरी एग्ज़ाम है मतलब वो 9th क्लास में जो उनका स्कोर है, वो एटलीस्ट 60% होना चाहिए। मतलब 60% अंक उनके 9th क्लास में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो रेगुलर स्टूडेंट हो किसी भी स्कूल का जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल होते हैं, वहाँ का वो रेगुलर स्टूडेंट होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि परसेंटेज का तो जैसे 60% ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है और एससी एसटी या जो कैटेगराइज्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो है 55% है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो स्टेज 2 जो एनटीएससी स्टेज 2 है उसके लिए क्या पात्रता है, तो यहाँ पर केवल एक यही है कि जो स्टेज 1 में जो बच्चे 80% या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं, उनको स्टेज 2 के लिए क्वालीफाई कर लिया जाता है। मतलब जो बच्चे एनटीएससी के स्टेज 1 में 80% मार्क्स लेकर आते हैं, 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, उनको एनटीएससी के स्टेज 2 के लिए क्वालीफाई माना जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ नंबर्स के बारे में बताना चाहूँ तो स्टेज 1 में टोटल 4000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मतलब अ हर स्टेट में जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है, तो टोटल मिलाकर 4000 बच्चों को इस स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मतलब 4000 बच्चे स्टेज 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। उन 4000 बच्चों में टोटल 1000 बच्चों को स्टेज 2 में सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है? यहाँ पर आप थोड़ा-सा इस ग्राफ को समझिए कि स्टेज 1 में टोटल 4000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है पूरे देश से और उन 4000 बच्चों को स्टेज 2 के लिए एग्ज़ाम में बैठाया जाता है और उस स्टेज 2 के एग्ज़ाम में 1000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। कहाँ से? इन 4000 बच्चों से फिर से 1000 बच्चों को स्टेज 2 में सेलेक्ट किया जाता है। और वो जो स्टेज 2 में बच्चे सेलेक्ट होते हैं 1000 स्टूडेंट बच्चे, वो फिर एलिजिबल होते हैं एनटीएससी स्कॉलरशिप पाने के लिए, ठीक? अब ये तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में। अब मैं अगर नेक्स्ट बताना चाहूँगा तो हर साल तकरीबन 1000 बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है जिसमें से 750 जो होता है वो अनरिज़र्व्ड या फिर अनारक्षित होते हैं मतलब ऐसे जो कि जनरल कैटेगरी वाले होते हैं। ठीक है? तो अब इसमें साथ ही साथ क्या होता है कि स्कूल, कॉलेज और डॉक्टरेट तक के मतलब अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या लॉ या प्रोफ़ेशनल के कोर्स में जा रहे हैं, वहाँ तक के ये पूरा आपको स्कॉलरशिप का सुविधा जो है प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम देखें कि एनटीएससी में जो स्कॉलरशिप मिलता है, वो कितना मिलता है? तो पहला जो होता है कि आप क्लास 10th में हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लेते हैं और इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और क्वालीफ़ाई कर लेने के बाद आप स्कॉलरशिप का आपको मिल जाता है। तो 10th के बाद क्लास 11th आता है, क्लास 12th आता है। तो 11th और 12th क्लास में आपको हर महीने ₹1250 एज़ ए स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद जब आपने 11th और 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज में या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। उस कंडीशन में आपको ₹2000 पर मंथ ये स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलते जाएगा।
तो देखिए कितना अच्छा बेनिफिट है। आपने एक एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद आपको 11th और 12th में ₹1250 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर से आपको ₹2000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलना चालू हो गया। कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाने के बाद आपको फिर से ₹2000 पर मंथ आपको मिलना चालू हो गया। अब यहाँ पर आपका स्टडी रुका नहीं, अब आपको आगे और पढ़ना है, आपको डॉक्टरेट करना है, आपको पीएचडी करना है, उसमें भी यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है और ये जो पीएचडी या डॉक्टरेट करने के लिए जो स्कॉलरशिप मिला जाता है, दिया जाता है, वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको दिया जाता है। वो जो भी उनका नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। मतलब यहाँ सोचिए 10th क्लास में आपने केवल एक एग्ज़ाम में पूरी इच्छा शक्ति के साथ मेहनत की और उस एग्ज़ाम को पास किया और आपकी पूरी की पूरी पूरा एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट यहाँ पर आपको दे रहा है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे मेहनती हैं और जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, पूरा जुट जाएँ और इस एग्ज़ाम के पीछे पड़ जाएँ। ये एक एग्ज़ाम आपको पूरे आपके कॉलेज की, स्कूल की पूरी आपको खर्चा निकाल कर दे देगा। आपके फैमिली के ऊपर मतलब एक फाइनेंशियल लोड जो है, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। अ, अगर यहाँ पर मैं कुछ आपको सजेशन देना चाहूँ कि एनटीएसी एग्ज़ाम जो होता है किस प्रकार से पास करना चाहिए, तो छोटा-छोटा पॉइंट है, मैं आपको एकदम बहुत ही जल्दी से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहला होता है जो सिलेबस होता है, वो 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग होता है। तो आप अपने जो 10वीं क्लास का एक सिलेबस है, उसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करिए, खासकर मैथमेटिक्स एंड साइंस। इन दोनों चीज़ को इसके बाद जो सेकंड आता है, वो है सोशल साइंस। तो मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करना है, तैयारी कर लेना है। कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। उसके बाद आता है अपने स्ट्रेंथ और कमज़ोरियों को पहचानना है आपको, मतलब आपकी क्या ताकत है, आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, आप किस सब्जेक्ट को जल्दी समझ जाते हैं, किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं। तो इन सब चीज़ों को पहचान कर आपको पूरा फ़ोकस होके, कॉन्संट्रेट होकर अच्छे से उसको तैयारी आपको कर लेना है। उसके बाद आता है कि जो इसका स्टडी मटेरियल होता है, उसका अरेंजमेंट करना और प्रॉपर ट्रेनिंग लेना। प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप चाहो तो उसको जॉइन कर सकते हो। नहीं तो आप घर पे भी इस चीज़ की तैयारी कर सकते हो, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है कि रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है और जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको कंटिन्यू रिवीज़न करते जाना है। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, हो गया, छोड़ दिया और अब आप आगे आगे चैप्टर की ओर बढ़ गए, नहीं। आज आपने जिस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, आप 2 दिन बाद उस चैप्टर को फिर से रिवाइज़ करिए, फिर से स्टडी करिए। देखिए, आपने जो 2 दिन पहले याद करके रखा था, आज आपको याद है कि नहीं? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है रिवीज़न। लोग बच्चे क्या है कि ज़्यादातर पढ़ लेते हैं, पढ़ लेने के बाद उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं वो तो मेरे को याद है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तब उनको टाँय-टाँय फिश उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ये रिवीज़न का जो मेथड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो हर रेगुलर आपको स्टडी एंड रिवीज़न देते ही रहना है। उसके बाद आता है कि सबसे ये जो पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि किसी भी एग्ज़ाम, ना केवल एनटीएससी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत तगड़ा और अच्छा नींद लेना है। सपोज़ कि कल 8 बजे आपका एग्ज़ाम है, तो आज कम से कम आप 7-8 बजे आप आराम से सो जाइए। टेंशन फ्री हो जाके सो जाइए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कल अगर 8 बजे एग्ज़ाम है, तो आज रात के 12 बजे, 1 बजे तक के पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना है। ऐसा करने से आपका एग्ज़ाम का सत्यानाश होने का फुल चांस रहता है। इसलिए एग्ज़ाम के पहले कम से कम मिनिमम 8 घंटे का नींद बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके माइंड को फ्रेश रखता है। जितना ज़्यादा आपका माइंड फ्रेश रहेगा, एग्ज़ाम आप उतने ही अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है कि एग्ज़ाम के पहले बहुत ही अच्छा नींद लें, मेंटली रिलैक्स रहें। जितना आप ज़्यादा मेंटली रिलैक्स रहेंगे, आप उतना अच्छे एग्ज़ाम को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इसके लिए मैं अब नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन है, क्या कैसे आपको अप्लाई करना है या क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ों के लिए आप अपने स्कूल अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो जो नोटिफ़िकेशन इसका नेशनल वाइज़ न्यूज़पेपर पे पब्लिश किया जाता है और साथ ही साथ हर हर स्कूल पे ये नोटिफ़िकेशन सर्कुलेट भी किया जाता है। तो वो आपके स्कूल के थ्रू ये पता चल जाएगा, नहीं भी पता चलेगा तो आप अपने स्कूल अथॉरिटी, अपने प्रिंसिपल, अपने क्लास टीचर से एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और सारे एप्लीकेशन एंड फॉर्मेलिटी आपके स्कूल में ही हो जाते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ इसके लिए फ़ीस भी होता है, लेकिन कुछ स्टेट में ये फ़ीस नहीं लिया जाता है, ये मतलब फ्री में इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए दिया जाता है। कुछ राज्यों में इसके लिए फ़ीस लिया जाता है, महाराष्ट्र में ₹150 लिया जाता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, दिल्ली में,
यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लिया जाता है। तो ये आपके स्कूल में ही पता चल जाएगा कि इस एग्ज़ाम के लिए कितना फ़ीस है। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होता है जिसको आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है, कब कोई भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है ये एनटीएससी का, वो हमेशा जनवरी से मार्च के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि अभी जो 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर 2022 मतलब पे ही इसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो कोई भी सेशन हो, जनवरी से मार्च के बीच में ही एनटीएससी एग्ज़ाम को डिक्लेयर किया जाता है। मतलब इस सेशन में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर मार्च जनवरी से मार्च के बीच वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये चैनल आपको ये अभी जो वीडियो मैंने आपको जो जानकारी दी, जो आपको डिटेल्स बताया, बहुत जल्दी-जल्दी में मैंने बताया हुआ है। क्या है स्लो बोलने से आप लोग उतना ज़्यादा समझते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने ना बता पाई या कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि इस सीरीज़ में कंटिन्यू मेरे रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हैं, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, विनती है, रिक्वेस्ट है एंड शेयर करिए, लाइक करिए और एन्जॉय करिए। हैव ए गुड स्टडी। थैंक यू वेरी मच।